तो ये कहानी है युग की, जिसे उसकी पार्टी के मेंबर्स नाकारा समझते थे। इसीलिए उन्होंने उसे पार्टी से निकाल दिया। लेकिन फिर पता चला कि युग तो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। कहानी की शुरुआत में हम हीरोज की एक पार्टी को देखते हैं, जिन्होंने अपनी जी जान एक करके डीमन लॉर्ड को सील कर दिया था। यानी पूरी दुनिया में डीमन लॉर्ड जो तबाही मचा रहा था वो थम गई है। लेकिन ये बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि जब तक डीमन लॉर्ड को हराया नहीं जाता वो बार बार वापस लौटेगा इस दुनिया को तबाह करने के लिए। इसी वजह से ये हीरो कहता है। लेकिन हम सभी को इस बात से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि किसी दिन कोई आएगा जो हमारी ही तरह अपने कर्तव्य के लिए डीमन लॉर्ड से लड़कर उसे हराएगा और इस दुनिया को बचाएगा। एक दिन एक नया हीरो आएगा, जिसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर यूक फेल्टियो को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था और इसके पास मैजिकल पावर्स होती है और उसकी एक टीम में एक मॉन्स्टर पर फायर अटैक करती है। तब यूक अपने दोनों हाथों से अलग अलग मैजिक स्पेल का यूज करता है। उसके एक मैजिक से इस हीरो का वेपन इंचेंटेड हो जाता है और फिर ये आसानी से इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फिर हमें पता चलता है कि इनकी पार्टी का नाम थंडर पाइक है, जो कि एक ए रैंक पार्टी है और ये सभी हीरोज बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और एक साथ मिलकर इनकी पार्टी गॉड लेवल तक पहुंच जाती है। और इनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है उसे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग देखते हैं। यानी कि ये लोग पॉपुलर भी बहुत ज्यादा है। काफी सारे एडवेंचरर्स थंडर पाइक की तरफ बनना चाहते हैं। लेकिन अगले सीन में हम यूक को देखते हैं, जो अपने टीममेट्स से कहता है कि मैं ये पार्टी छोड़ना चाहता हूँ। थंडर पाइक का लीडर नाइट साइमन पूछता है कि आखिर क्यों। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि जो हमें रिवॉर्ड के पैसे मिलते हैं वो हम सभी में बराबर बांटे जाते हैं। साइमन कहता है कि किसी पार्टी में एक मेंबर को उतने ही पैसे मिलेंगे जितना वो योगदान देगा। वॉरियर बैरी कहता है, तुम्हें तो लड़ना भी नहीं पड़ता, तुम अपना सारा काम दूर से ही करते हो, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तुम्हें पैसे देते हैं। तभी विच जेमी कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ स्ट्रीमिंग के दौरान ही हमारे काम आते हो। तभी प्रीस्टेस कैमेला कहती है, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तब तुम्हें अपना ज्यादा योगदान देना होगा। यू कहता है, तुम सभी तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कुछ करता ही नहीं, हर वक्त मैं तुम सभी को सपोर्ट करता हूँ। कैमिला कहती है, ना जाने तुम क्या बोल रहे हो। तभी साइमन कहता है, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तब तुम क्या करोगे। तुम एक बी रैंक किसी भी हो, क्योंकि तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड ने तुम्हारी मदद की और यहाँ तक कि हम तुम्हें अपनी ए रैंक पार्टी में रखे हुए हैं। युग कहता है, तुम्हारी कहने का मतलब मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, तुम्हें समझने में थोड़ी देर लग गई। अब ये सुन युग इस पार्टी को छोड़ देता है जिसमें वो पिछले 5 सालों से था। बैरी कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन वापस रोते हुए मत आना, क्योंकि वापस आने पर तुम्हें यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी। कैमिला भी कहती है, ओके बाय बाय। साइमन कहता है, तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ। युग कहता है, नहीं अब मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें द एडवेंचर सिटी फिनिश दिखाई जाती है और इस शहर में सच में बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। और यहाँ युग एक रिसेप्शनिस्ट के पास नए काम के लिए साइन अप करने आता है, ये बताते हुए कि कल उसने थंडर पाइक पार्टी को छोड़ दिया है। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट यूक को एक फॉर्म देती है, जिसके बाद यूक उसे फिल करने लगता है। नाम यूक फेल्टियो, उम्र 20 साल, जॉब रेड मेज एंड एल्केमिस्ट। और फिर जैसे ही वो उस फॉर्म को रिसेप्शनिस्ट को देता है, एक लड़की वहां आकर उसे गले लगा लेती है और फिर कहती है, मैं आपको कितने वक्त बाद देख रही हूँ सेंसे। दोस्तों, ये लड़की स्वॉर्ड मेज मरीना है और यूक ने इसे एडवेंचरर प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग में काफी सारी चीजें सिखाई हैं। यूक पूछता है, बाकी सब ठीक है ना। वो कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। फिर मरीना पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि वो ज्वाइन होने के लिए एक पार्टी ढूंढ रहा है। ये सुनते ही मरीना कहती है, तो आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। जिसके बाद हम मरीना की पार्टी को यूक के साथ बैठा देखते हैं। यहाँ सिल्क नाम की ये लड़की कहती है, आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्या हम इस लायक हैं। वो कहता है, हाँ बिल्कुल तुम लोग हो। महीना पूछती है, तब क्या सेंस है, हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रेन नाम की लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल। सिल्क कहती है, लेकिन क्या सच में आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हम बस एक डी रैंक पार्टी है जो कुछ टाइम पहले ही बनी है और आप एक बी रैंक एडवेंचरर हो, हमारे साथ जुड़कर आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। युग कहता है, यही जगह मेरे लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि ए रैंक पार्टीज अक्सर हाई लेवल क्वेस्ट या डीप डंजन में जाते हैं और मैंने अपनी पिछली पार्टी के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि मैं लगभग कर्जे में ही आ गया था।
इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारे डील एंड क्वेस्ट होंगे उनसे मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। मरीना कहती है तो बस सब कुछ तय हो गया, सेंसे अब से हमारी पार्टी में है। सो वो कहता है कि मुझे सेंसे बुलाना बंद करो, आज से तुम तीनों मुझे युग बुला सकती हो। जिसके बाद ये तीनों युग को उसके नाम से बुलाती हैं। युग पूछता है तो वैसे आज तुम लोग क्या करने वाले हो? सिल्क बताती है कि हमने पेंटल अबेंडेंड माइन डंजियन से मैजिक आयरन ओर को कलेक्ट करने का क्रश किया है। अगले सीन में हम इन चारों को उसी डंजन के बाहर देखते हैं। और दोस्तों इस जगह पर एक छोटा बाजार भी लगा हुआ था। आगे बढ़ते हुए युग कहता है इस डंजन के 6th फ्लोर पर ऐसी काफी सारी जगहें हैं जहां हमें मैजिक आयरन ओर मिल सकते हैं। जो सुन सिल्क कहती है हाँ, लेकिन वहां जाने के लिए हमें 5th फ्लोर के बॉस से लड़ना होगा। सो युग कहता है ठीक है, तब हम लोग 4th फ्लोर से शुरू करेंगे। जिसके बाद डंजन के अंदर ये सब मैजिक आयरन ओर को ढूंढ रहे थे। यहाँ मरीना एक आइटम के जरिए जमीन में चेक कर रही थी। युग देखता है कि ये लोग बिल्कुल वैसे ही काम कर रही हैं जैसे नरेन सिखाया था। जिसके बाद वो मरीना से कहता है दो, अब मैं यही काम करता हूँ। वो कहती है लेकिन आप तो एक रेड मेज हो और मैं जितना जानती हूँ कि अगर किसी पार्टी में कोई थीफ नहीं है तब इस तरह के काम स्वॉर्ड मेज को ही करने पड़ते हैं। लेकिन तभी युग अपने पास से एक डिटेक्टिंग लैंटर्न निकालता है और अगले ही पल में वो लैंटर्न चमकने लगती है और ये इन लड़कियों को बहुत खूबसूरत लगता है। युग बताता है कि इसकी मदद से हम बहुत आसानी से एक माहिर चोर की तरह छिपे हुए जालों से बच सकते हैं। जिसके बाद इन सभी को अपने सामने बिछे हुए जाल नजर आने लगते हैं। जो देख सिल्क कहती है कि इस लैंटर्न में डलने वाला तेल बहुत ही महंगा होगा। युग कहता है कि परेशान मत हो, मैं अपनी एल्कीमी से इस तेल को बना लेता हूँ। अब चलो तुम तीनों मेरे पीछे आओ। और मरीना तुम हर पल चौकन्ने रहना, हो सकता है कि अचानक ही हम पर कोई हमला हो जाए। अब आगे बढ़ते हुए युग सभी को कह रहा था कि जरा ध्यान से चलना, यहाँ काफी सारे जाल बिछे हुए हैं। और यहाँ युग याद करता है कि उसकी पुरानी पार्टी थंडर बाइक भी पहली बार इसी डंजन में आए थे। लेकिन तभी अचानक युग इन सभी को रोक देता है और कहता है हमसे थोड़ी दूरी पर कोई चीज है, इसीलिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। जिसके बाद ये लोग बिल्कुल तैयार होकर आगे आते हैं और यहाँ काफी सारे बोगलेस मॉन्स्टर्स होते हैं। सबसे पहले सिल्क आगे जाकर एक तीर से एक बोगल को मार देती है। जिसके बाद मरीना इन पर हमला करने के लिए दौड़ती है। तभी युग फिजिकल एनहेंस का यूज करके मरीना की फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा देता है और इसके बाद एक दूसरे मैजिक का यूज करके इन बोगल्स को इस तरह जकड़ लेता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मरीना एक ही हमले में इन दोनों बोगल्स को खत्म कर देती है। युग कहता है तुमने बहुत बढ़िया किया। मरीना कहती है लेकिन ये तो आपके मैजिक से हुआ। युग कहता है हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर 3 तरह के फिजिकल एनहेंस टाइप मैजिक का यूज किया। जो सुन हैरान होकर रीन कहती है क्या एक ही बार में 3, और आपने तो कोई इनकांटेशन भी नहीं की। मरीना आकर कहती है आपके मैजिक की वजह से मेरी फिजिकल एबिलिटी बहुत बूस्ट हो गई थी। युग कहता है तुम भी पहले से काफी ताकतवर हो गई हो। फिर युग एक खंजर निकाल के कहता है चलो यहाँ से कुछ और इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ये तीनों लड़कियां युग को देखती रह जाती हैं। अब आगे बढ़ते हुए युग इनसे इनका डंजन अटैक रूटीन पूछता है। ये बताती है कि हर एक फ्लोर को क्लियर करने के बाद ये आराम करती हैं और जो भी इन्हें नुकसान हुए उनकी रिपोर्ट देती हैं। थोड़ी दूर चलकर युग कहता है अब हमें यहाँ थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद मरीना कहती है कि मेरे आर्मर और मेरी तलवार पर कोई डैमेज नहीं आया। सिल्क भी अपने सारे यूज किए हुए एरोस को इकट्ठा कर लेती है, यानी कि इनमें से किसी को भी किसी चीज की हानि नहीं हुई। जिसके बाद ये लोग आते हैं 2nd फ्लोर पर। यहाँ आगे बढ़ते हुए अचानक ही एक अजीब सा मॉन्स्टर इनकी ओर आता है। सो युग वक्त रहते उसके हमले से बच जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे और ये डेड माइनर्स हैं। सो अब रेन इनकांटेशन करना शुरू करती है। सिल्क उन पर तीरों से हमला करती है और यहाँ युग प्रोटेक्शन और लिटिल ब्लेसिंग का यूज करके चारों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर टाइप बना देता है। और इसी लाइक टाइप मैजिक से इन डेड माइनर्स को दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद मरीना इन पर तलवार से हमला करने लगती है और सिल्क इन पर तीर चलाने लगती है और तभी रेन की इनकांटेशन कंप्लीट हो जाती है और फिर उसके स्पेल से ये सभी डेड माइनर्स खत्म हो जाते हैं। मरीना रेन से कहती है कि तुम तो कमाल की हो। युग कहता है हाँ, बहुत कम लोग ही इतने बड़े लेवल पर स्पेल कास्ट कर पाते हैं। जिसके बाद युग रेन पर रिफ्रेश माना का यूज करके उसके यूज हुए माना को रिकवर कर देता है और यही देख रेन हैरान हो जाती है क्योंकि रिफ्रेश माना एक ऐसा रेयर मैजिक है जिसे सिर्फ ए रैंक पार्टी के रेड मेजेस ही यूज कर सकते हैं। जो सुन सिल्क कहती है आप तो कमाल के हो। युग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है,
रेडमेज एक बहुत ही मामूली जॉब है, इसीलिए मैं बस नई नई चीजें सीखता रहता हूँ। जिसके बाद वो रेन का सिर सहलाकर कहता है, तुम बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रही हो। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए यूक जमीन पर एक अजीब पानी गिरा रहा था। ये होली वाटर है और इसे जमीन पर डालकर इन्हें उन अनडेड माइनर्स के फुटप्रिंट्स दिखाई दे जाएंगे। सिल्क कहती है कि ये भी बहुत महंगा होगा। यूक कहता है, हाँ ये काफी महंगा है, लेकिन मैं अपनी एल्केमी से इसे खुद बना लेता हूँ। मरीना सुनकर हैरान हो जाती है कि क्या आप खुद होली वाटर बना सकते हो, लेकिन आप तो कोई प्रीस्ट भी नहीं हो। यूक कहता है कि उन अनडेड माइनर्स को हराने के बाद उनकी जो रात बचती है, मैं उसी को प्योरीफाई करके ये होली वाटर बना लेता हूँ। और हाँ, ये एल्केमी नहीं है, ये एक सीक्रेट रेसिपी है। जो सुन सिल्क कहती है, सच में हाई रैंक एडवेंचरर्स के पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। यू कहता है, तुम लोग मुझसे जो चाहो वो सीख सकते हो। ये लड़कियां कहती हैं, हम हमेशा आपसे सीखने के लिए तैयार रहेंगे सेंसेई। जिसके बाद यहाँ एक कमरे में आकर यू कहता है, इस जगह से हम यहाँ पर मैजिक आयरन ऊर्ज को ढूंढना शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा आराम करेंगे। जिसके बाद वो अपना बैग निकालता है और फिर अपने बैग में से एक बॉक्स निकालता है, वो भी काफी बड़ा, क्योंकि यूक के पास एक मैजिक बैग है और मैजिक बैग काफी महंगा आता है। अब यूक उसी डिब्बे में से खाने पीने का सामान निकालकर वही खाना बनाने लगता है, जो देख ये लड़कियां यूक से और भी ज्यादा इम्प्रेस होने जा रही थी। तब यूक एक पॉट निकालता है और उस पॉट को चम्मच से ढकोने पर अचानक ही उसमें सूप क्रिएट हो जाता है, जिसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये लड़कियां तो बस ये देखती ही रह जाती हैं। रेन पूछती है कि ये क्या है। दोस्तों, रेन को आर्टिफैक्ट से बहुत प्यार है। यूक बताता है कि उसे ये पॉट पोरियस रॉयल कैसल यूर्स पेंशन में मिला था। इसे सूप स्टॉक कहते हैं, लेकिन ये टूटा फूटा था और इसे ठीक करवाने में यूक के काफी पैसे खर्च हुए थे। रेन कहती है, ये कितना अमेजिंग आर्टिफैक्ट है। और तभी भूख के मारे मरीना के पेट से आवाज आने लगती है। जिसके बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है, पर यूक कहता है कि खाना खाना शुरू करो। ये लड़कियां इतने अच्छे खाने को बस ताके जा रही थी और फिर ये खाना खाती हैं। इन तीनों को ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन तभी इस खाने को खाकर सिल्क कहती है, सेंसेई देखकर लगता है कि इस खाने में माना मिला हुआ है। यूक बताता है कि अगर ध्यान से समझा जाए तो कुकिंग भी एक प्रकार की एल्केमी है, और क्योंकि अभी हमें बहुत सारा काम करना है, इसीलिए मैंने इस खाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, जिससे तुम तीनों को ताकत मिले। लेकिन यूक की बात सुन सिल्क इसी बारे में सोचने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। सोरेन कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो। जिसके बाद 4th फ्लोर में इनके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आता है। ये एक रॉक लिजार्ड है और दोस्तों, इस जगह पर काफी सारे मैजिक आयरन ओर थे और ये सभी भी इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही ये लिजार्ड इन पर हमला करने आता है, यूक अपने मैजिक से इसे स्लो कर देता है और अगले ही पल में मरीना अपनी फुल पावर के साथ उछलती है और अपने इनहैंस स्वॉर्ड के एक ही हमले से वो इस रॉक लिजार्ड को खत्म कर देती है। लेकिन हाँ, ऐसा करने से वो काफी थक जाती है, क्योंकि मैजिक ब्रिड का यूज करने में काफी ज्यादा माना कंज्यूम होता है। तभी यूक आकर कहता है, अगर तुम इसी तरह प्रैक्टिस करती रही तब तुम्हें इस टेक्निक की आदत हो जाएगी। जिसके बाद वो उसकी माना को रिफ्रेश कर देता है। अब इसके बाद यूक एक रैकिंग पिक्सेस लेकर यहाँ मौजूद मैजिक आयरन ओर्स को इकट्ठा करने लगता है। वो लड़कियां भी उसकी मदद करती हैं और इसी तरह ये लोग काफी सारे मैजिक आयरन ओर को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इनके क्वेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें 20 स्टैंडर्ड इग्नोर्स चाहिए। जो जान यूक कहता है कि क्यों ना हम लोग फ्लोर बॉस को हराकर 6th फ्लोर में जाएं, वहां हमें काफी सारे मैजिक आयरन ओर मिल जाएंगे। ये लड़कियां कहती हैं, लेकिन फ्लोर बॉस तो स्टील क्रैब है और वो हद से ज्यादा खतरनाक है। यूक कहता है, चिंता मत करो, हम एक साथ उसे हरा सकते हैं और वहां मैं तुम्हें अपनी और स्किल्स दिखाऊंगा। वो लड़कियां कहती है, हाँ हमें आप पर यकीन है। जिसके बाद ये आती है 5th फ्लोर पर और इस बड़े से दरवाजे के दूसरी ओर फ्लोर बॉस है। यहाँ यूक कहता है कि मैं इससे अकेले लड़ूंगा और इसके बाद वो अपने पास से एक फ्लोटिंग रिकॉर्डिंग आर्टिफैक्ट निकालता है, कैमरैट। अरे ये बिल्कुल ड्रोन की तरह है, जैसे ड्रोन हवा में उड़कर रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल उसी तरह इसके जरिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और यहाँ यूक इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करने वाला, वो जब भी कोई बॉस फाइट करता है वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन मरीना कहती है कि चलो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, इसमें बहुत मजा आएगा। यूक कहता है, चलो ठीक है। अरे लेकिन एक मिनट, मुझे अब तक तुम्हारी पार्टी का नाम नहीं पता। सिल्क बताती है कि इनकी पार्टी का भी कोई नाम नहीं है। सो तभी मरीना के दिमाग में एक नाम आता है, क्लोवर, क्योंकि एक क्लोवर लीफ में 4 पत्तियां होती हैं और चौथी पत्ती यानी कि यूक इनके लिए गुड लक है। ये नाम इन दोनों को बहुत पसंद आता है। जो सुन यूक कहता है, ठीक है
एडवेंचरर्स गिल्ड में जाकर हम अपनी पार्टी का नाम क्लोवर रजिस्टर करवा लेंगे। लेकिन इसके बाद वो कहता है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सबको ये दिखेगा कि सिर्फ मैं बॉस के साथ लड़ रहा हूँ, इसीलिए हम चारों के लिए अच्छा यही रहेगा कि हम चारों इसमें शामिल हों। लेकिन वो तीनों लड़कियां कहती हैं कि नहीं, आप ही कीजिए ये। जिसके बाद यूक एक ही बार में 3 स्पेल्स को कास्ट करता है और तभी लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑन हो जाती है। जिसके बाद यूक फ्लोर बॉस का दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं उनके सामने फ्लोर बॉस स्टील क्रैब आ जाता है। यूक उसकी ओर अकेला जा रहा होता है, तभी ये क्रैब उस पर हमला करता है। बिजली की रफ्तार के साथ उसके हमले से बचकर वो दूसरी ओर आ जाता है और इसके बाद एक साथ काफी सारे स्पेल्स को कास्ट करके वो इस स्टील क्रैब को अंदरूनी रूप से इंजर्ड करने लगता है, जिससे उस स्टील क्रैब को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और यहाँ अब वो अंधा भी हो चुका है। और इसके बाद यूक ग्रेविटी स्पेल का यूज करता है और उसके ऐसा करने से ये स्टील क्रैब जमीन में धंसने लगता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था और पल भर में ही इस स्टील क्रैब की मौत हो जाती है। जिसके बाद यूक कहता है, हमारी इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के लिए शुक्रिया। और उसकी स्ट्रीमिंग एंड होते ही मरीना आकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि आप कितने ज्यादा अमेजिंग हो। बाकी लड़कियां भी आकर कहती हैं, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि आपने एक ही बार में इतने सारे स्पेल्स कास्ट किए। रेन कहती है, मैंने आज से पहले एक ही बार में बिना इनकांटेशन के इतने सारे स्पेल्स को लगातार कास्ट करते हुए किसी को नहीं देखा। जिसके बाद यूक कहता है, इतने बड़े मॉन्स्टर को हराने का हमें काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, मैं इसे अपने मैजिक बैग में रख लेता हूँ। जिसके बाद हम इसे गिल्ड में लेकर जाएंगे। लेकिन तभी सिर्फ कहती है कि सेंसेई, यह सारा काम आप ही कर रहे हैं। यूक कहता है, तो अगली बार हम एक साथ लड़ेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें अकेले नहीं किया जा सकता। जिसके बाद इनके सामने आता है फ्लोर बॉस को हराने पर मिलने वाला ट्रेजर बॉक्स। जिसके बाद ये चारों एक साथ उस ट्रेजर बॉक्स को खोलते हैं और इसमें भैया बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं, यानी कि बहुत सारी कीमती चीजें। और इसी तरह इनकी नई पार्टी क्लोवर ने अपना पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया और यहाँ यूक भी काफी खुश होता है और यही एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में जो एडवेंचरर्स होते हैं वो अपनी बैटल्स की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और ये इस दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। या तो आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं या फिर बैटल्स के एडिटेड वर्जन देख सकते हैं। और इसी तरह अलग अलग पार्टीज को लड़ता हुआ देखकर लोग उन्हें उनकी पावर के अकॉर्डिंग क्वेस्ट देते हैं। यहाँ तक कि काफी सारी कंपनीज तो एडवेंचरर्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचरर्स यूक की लाइव स्ट्रीमिंग को ही देख रहे हैं कि यूक ने किस तरह एक स्टील क्रैब को हरा दिया और ये और भी लोगों को यूक की वो लाइव स्ट्रीमिंग दिखाते हैं। अगले सीन में हम एक घोड़ागाड़ी को देखते हैं जिसमें हमारे हीरोज बैठे हुए थे। यूक यहाँ अपने बाकी टीम मेंबर्स से पूछता है, तो आप सभी को मेरा मुकाबला कैसा लगा? मरीना कहती है, आपकी वो फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। सिल्क कहती है, हाँ उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। रेन कहती है, खाना बहुत डिलीशियस था। लेकिन तभी यूक पूछता है, तुम सभी को इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं तुम्हारा टीचर रह चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा टीम मेंबर हूँ। मेरा रैंक और स्टेटस तुम तीनों से काफी अलग है। ये बात सुन सिल्क कहती है, तो क्यों ना आप हमारी पार्टी के लीडर बन जाएं, क्योंकि अब तक हमारी पार्टी के पास एक प्रॉपर लीडर नहीं है। यूक हैरान होकर कहता है कि क्या मैं? सिल्क कहती है, हाँ, और शायद भगवान की भी यही मर्जी थी, इसीलिए तो आप हमें मिले। अब इससे पहले कि यूक इन्हें कुछ कहता समझाता, मरीना और रेन सिल्क की बात से सहमत हो चुकी थीं। सो अब यूक सोचने लगता है, लीडर लीडर बनकर मैं इन बच्चों की बेहतर तरीके से हिफाजत कर पाऊंगा। चलो ठीक है, मैं लीडर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें ये लगे कि मैं लीडर बनने के लायक नहीं हूँ तो बस मुझे बता देना। और ये बात सुन ये तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। दूसरी ओर हमें ऑरियस रॉयल कैसल ज्यून्स के 4th फ्लोर पर यूक की फॉर्मर पार्टी थंडर पाइक को देखते हैं और इनके सामने काफी सारे डायल वोल्फ नाम के मॉन्स्टर्स थे और इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इनका सामना करने में इन्हें दिक्कत आ रही थी। इसीलिए साइमन यूक की जगह लेने वाले बंदे से कहता है, हे तुम इन्हें रोको। लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। साइमन कहता है, मैंने आज से पहले इतने सारे डाई वोल्फ्स को एक साथ कभी नहीं देखा। ये नया लड़का कहता है, अगर तुम लोग इन्हीं का सामना नहीं कर पा रहे तो इतने आगे क्यों आए? तभी एक वुल्फ जेमी को पकड़ लेता है और उसे इंजर्ड कर देता है। तभी साइमन आकर जेमी की मदद करता है और कैमिला से जेमी को हील करने को कहता है, लेकिन कैमिला का माना खत्म हो चुका है। अब ये सुन साइमन कहता है,
ये सब क्या हो रहा है? हमें आज यहाँ से लौटना होगा। जिसके बाद एक आराम करने की जगह पर आकर साइमन कैमिला से कहता है कि अगर तुम्हारे पास माना की कमी है तो माना पोशंस का यूज करो, लेकिन वो बताती है कि उसके पास कोई माना पोशंस नहीं है। यूक उन्हें हमेशा कैमिला को ला कर देता था, साथ ही इनके पास कोई भी हीलिंग पोशन नहीं होते क्योंकि वो भी यूक का काम था। अब यहाँ पर सिर्फ इस नए लड़के के पास एक हीलिंग पोशन होता है जो उसने अपने पैसों से खरीदा था। साइमन कहता है हमारा टीम मेंबर मर रहा है और तुम ऐसी बात कर रहे हो। वो पोशन देकर वो लड़का कहता है जब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया तब तुम्ही ने कहा था कि हर एक मेंबर अपनी सप्लाईज के लिए खुद जिम्मेदार होगा, तभी कैमिला का थोड़ा माना रिकवर हो जाता है। दूसरी ओर हम इन चारों को देखते हैं जो अपने क्वेस्ट के पूरा होने पर पार्टी कर रहे थे और उस स्टील क्रैब के बदले में इन्हें काफी अच्छा प्राइस मिला है। और फिर वो सिल्क से पूछता है कि टीम मेंबर्स के बीच रिवॉर्ड्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है। वो बताती है कि सारे पैसे उसी के पास रहते और सारे खर्चे भी वही उठाती क्योंकि ये लोग काफी वक्त से अपना पार्टी बेस बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये सभी होटल्स के रूम में रहते हैं। और हाँ दोस्तों, होटल्स को इनकी भाषा में इन कहते हैं। युग कहता है ठीक है, जैसा होता आया है वैसा ही करते हैं, सारे पैसों को पार्टी फंड में डाल देते हैं। और दोस्तों, इनसे थोड़ी ही दूरी पर हम थंडर बाइक को देखते हैं और यहाँ साइमन कहता है जब से हमारी पार्टी बनी है तब से हम इतनी बड़ी परेशानी में कभी नहीं फंसे। भगवान का शुक्र है कि वक्त रहते हमने जेनी को बचा लिया और इस चीज का दोष सभी लोग इस नए लड़के को दे रहे हैं क्योंकि इसने हीलिंग पोशन को अपने पास रखा। इसका नाम कॉर्क है। कॉर्क कहता है कि डायल वुल्फ्स तुम्हारी गंध को सूंघ सकते हैं, इसलिए उनकी ओर जाते हुए सबसे पहले तुम्हें बीस्ट रिपेलेंट स्पेल का यूज करना चाहिए था। साइमन कहता है अगर तुम ये पहले से जानते थे तो तुमने हमारे लिए वो स्पेल कास्ट क्यों नहीं किया? तुम्हारी ही वजह से आज का हमारा मिशन फेल हुआ है। सो कॉर्क कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये पार्टी छोड़ता हूँ। लेकिन तभी युग को ये आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे यही सब दिखाई देते हैं। तभी मदीना कहती है सिल्क, अब हम कल क्या करने वाले हैं? सिल्क कहती है ये तो अब हमें हमारे नए लीडर ही बताएंगे। युग बताता है कि कल उसे काफी कुछ खरीदना है, साथ ही अनडेड माइंडर्स की राख से होली वाटर भी बनाना है। तो हम सभी परसों सुबह एडवेंचर्स गिल्ड में मिलेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। वो लड़कियां कहती हैं ठीक है। कभी अचानक गिल्ड में युग की लाइव स्ट्रीमिंग टेलीकास्ट होने लगती है क्योंकि इसे हर कोई देख रहा है और थोड़ी ही देर में इस पे काफी सारे व्यूज आ गए हैं। यहाँ युग के बारे में ही बताया जा रहा है कि इस रेड मेज ने कितनी आसानी से इस स्टील क्रैब को हरा दिया। युग कहता है कि अरे बच्चे देख रहे होंगे ये लाइव स्ट्रीमिंग। मरीना कहती है आप कुछ भी कहो लेकिन आप बहुत ताकतवर हो। जिसके बाद स्ट्रीमिंग में युग की ग्लोवर पार्टी के बारे में भी बताया जाता है कि ये एक नई पार्टी है और थंडर पाइप भी इस स्ट्रीमिंग को देख लेती है। साइमन कहता है उस कमीने ने एक लो रैंक पार्टी को ज्वाइन करके वहां अपना दबदबा बना लिया है। दूसरी ओर ये सभी लड़कियां युग की तारीफ कर रही थीं कि उसी की वजह से आज हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बात सुन युग इमोशनल हो जाता है और ये लोग ऐसे ही पार्टी करते रहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी युग की पार्टी को घूरे जा रहा था और इसका नाम सालास है। तो हम इसे साला कहेंगे, बीबी का भाई वाला साला नहीं बल्कि वो वाला साला। अब अगले दिन हम युग को देखते हैं जो ना जाने क्या देख रहा था। तभी उसके पास मामर आती है पूछने के लिए कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। युग बताता है कि मैं कोई ऐसा क्वेस्ट ढूंढ रहा हूँ जिससे मेरे टीम मेंबर्स को एक्सपीरियंस भी मिल सके और वो ज्यादा खतरनाक भी ना हो। सो मामर उसे एक सी रैंक क्वेस्ट के बारे में बताती है जिसमें उन्हें योमन वाटरफॉल से 3 पत्थर लाने हैं। युग कहता है कि ये तो बहुत ही आसान क्वेस्ट है, इसे तो कोई डी रैंक का अकेला बंदा भी कर लेगा और मेरी पार्टी की लड़कियां एक साथ मिलकर एक बे रैंक मिशन कर सकती हैं। मामर बताती है कि उस वाटरफॉल के पास कोई खतरनाक मैजिकल बीस्ट रहता है। अब युग सोचने लगता है कि उसे ये मिशन लेना चाहिए या नहीं क्योंकि ये काम थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तभी वहां ये लड़कियां भी आ जाती हैं, यानी कि दोस्तों आज परसों का दिन है। अब जैसे ही युग इन्हें इस मिशन के बारे में बताना शुरू करता है कि इन्हें ये मिशन करना चाहिए या नहीं, महीना कहती है अगर युग कहता है कि हम ये कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं, है ना? उन दोनों को भी इस मिशन से कोई एतराज नहीं होता। जो बात सुन मिस मामर ये क्वेस्ट इनकी पार्टी के लिए निकाल देती है। अब युग कहता है अरे तुम तीनों पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती। ये भले से ही एक सी रैंक मिशन हो
लेकिन उस झरने के पास एक मैजिकल बीस्ट रहता है। अब ये बात सुन ये लड़कियां हैरान तो होती हैं, लेकिन फिर भी इस मिशन को कैंसिल नहीं करती, क्योंकि ये भी ये बात जानती हैं कि ऐसे मिशन को पूरा करने पर इन्हें ज्यादा स्कोर मिलते हैं। अब देखो, मुझसे मत पूछना कि ये सब क्या है, मुझे खुद नहीं पता। युग कहता है चलो ठीक है, हम घोड़ागाड़ी के पास 1 घंटे में मिलते हैं। तभी मिस मार्मल युग को उस क्वेस्ट का पर्चा पर देती हैं, और फिर युग समझ जाता है कि ये मिशन मिस मार्मल ने जानबूझकर इनके लिए चुना है, क्योंकि युग की पिछली स्ट्रीमिंग पर बहुत सारे व्यूज आ चुके हैं और लोग युग की अगली लड़ाई देखने के लिए बहुत बेताब हैं। युग कहता है क्या कहीं मैं यार कोई गलती तो नहीं कर रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करने से उन लड़कियों को थोड़ी अटेंशन मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो साला यहाँ फिर से युग को देखकर दांत चबा रहा है। अगले सीन में हम युग को बाजार में देखते हैं, जहां उसका कोई पीछा कर रहा था और उसमें ये नोटिस कर लिया है। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये वही साला है। तभी युग भागकर उससे काफी दूर आ जाता है, लेकिन तभी वो भी युग के पास पहुंच जाता है। सो अब युग पूछता है कि तुम्हें मुझसे काम क्या है। वो कहता है कि क्लोवर पार्टी को छोड़ दो। वो कहता है माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, 3 दिन पहले ही तो ज्वाइन हुआ हूँ और इसके अलावा मैं खुद लीडर हूँ। ये बात सुन साला तलवार निकाल लेता है और कहता है मैंने उन लड़कियों से कितनी बार कहा है कि मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया। दोस्तों, साला तो अपनी बिरादरी का निकला, इसे भी हमारी तरह आज तक कोई लड़की नहीं मिली। #sad life। साला कहता है जल्दी से उनकी पार्टी को छोड़ दो वरना नुकसान हो जाएगा। युग वहां से ये कहकर जाने लगता है कि तुम्हें नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूं। साला चिल्ला कर कहता है अपने मेरा नहीं तेरा नुकसान। लेकिन तभी युग उसके नीचे एक स्पेल कास्ट कर देता है और जैसे ही वो युग पर हमला करने के लिए तलवार बढ़ाता है, उसका पैर फिसलता है और वो यहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। युग कहता है देखा, नुकसान तुम्हारा था, मेरा नहीं। अगले सीन में हम इन सभी को एक घोड़ागाड़ी में देखते हैं और युग के साथ जो कुछ हुआ वो जानकर सिल्क बताती है कि उस आदमी का नाम बैसियो सालास है और उसने हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हमसे अनगिनत बार पूछा है, लेकिन हम मना कर देते। मरीना भी कहती है कि उसमें कोई ताकत नहीं है। तभी रेन युग से पूछती है आप ठीक तो हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गिल्ड वापस जाने पर मैं उस मोटे की गिल्ड में शिकायत करूंगा और अगर उसने कभी भी तुम तीनों में से किसी को परेशान किया तब मैं उसकी कुटाई कर दूंगा। मरीना कहती है वाह आप कितने अच्छे हो। वो कहता है ठीक है ज्यादा तारीफ मत करो, ये लो कैंडी खाओ। जिसके बाद ये लड़कियां कैंडी खा लेती हैं। जिसके बाद युग कहता है हमारा मिशन ह्यूमन वाटरफॉल से 3 पत्थर लाना है, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। असल दिक्कत आएगी उस मैजिकल बीस्ट का सामना करने में। हो सकता है कि वो कोई भालू, भेड़िया, हिरण या सुअर हो। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़कियां 2 महीने पहले उस वाटरफॉल के पास जा चुकी हैं, लेकिन वहां कोई मॉन्स्टर नहीं था, वहां पर तो कोई नॉर्मल सा जानवर भी नहीं था। युग कहता है लेकिन वहां मौजूद जंगल में शुरुआत से ही बहुत सारे जानवर रहे हैं, इसका मतलब तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारा उस मैजिकल बीस्ट से सामना नहीं हुआ। अगर हमें वो मैजिकल बीस्ट दिखेगा तभी हम इस लाइव स्ट्रीमिंग को ऑन करेंगे, भले ही हम उसे हरा पाए या नहीं, लेकिन मैं उस बैटल को रिकॉर्ड करूंगा। अब युग इस बैटल को लाइव स्ट्रीम इसी वजह से करेगा क्योंकि ये नहीं जानते कि वो मैजिकल बीस्ट किस टाइप का है। अगर उससे लड़ने में इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आई तब लाइव स्ट्रीमिंग देखते हुए गिल्ड इनके लिए मदद भेज सकता है। अब ये लड़कियां भी लाइव स्ट्रीमिंग में दिखेंगी, इसीलिए रेन कहती है मुझे और अच्छे कपड़े पहन कर आने चाहिए थे। सिल्क कहती है मेरे बाल तो ठीक है ना। ये देख युग मन में कहता है अरे ये लड़कियां भी ना। लेकिन एक मिनट, सिल्क तो ये डार्क एल्फ है, तो इसकी उम्र कितनी होगी। मरीना कहती है चिंता मत करो युग, सिल्क बस 17 साल की है। सिल्क कहती है मरीना मेरी इजाजत के बिना तुम किसी को मेरी उम्र कैसे बता सकती हो। और सेंसे आपको पता है ना एक लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तभी रेन कहती है मैं यहाँ सबसे बड़ी हूँ, 20 ईयर्स ओल्ड। युग कहता है पर मैंने तो कुछ कहा नहीं। एक मिनट, क्या तुम 20 साल की हो? देखने से तो नहीं लगता। एक मिनट, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं देख रहा। लेकिन रेन अपना मुंह फुला लेती है और थोड़ी ही देर में ये लोग लेक के पास पहुंच जाते हैं। अब बारी है जंगल में आगे बढ़ने की और ये मिशन काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए मिस मामर ने नौसिखिए एडवेंचरर्स को छोड़कर ये क्वेस्ट इन्हें दिया, जिसके बाद कैमराट के जरिए इनकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अब हम इन्हें जंगल में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं
और यहाँ आसपास कोई भी जानवर नहीं होता। और यहाँ मरीना सबसे आगे होती है क्योंकि डंजन की तरह जंगल में कोई जाल नहीं है, और अगर पीछे से इन पर किसी बीस्ट में हमला किया तब यूक उसका सामना कर लेगा। और क्योंकि यूक ने एक मैजिकल आर्मर पहना हुआ है जो उसे डंजन में मिला था, इसलिए उस पर खतरनाक हमलों का ज्यादा असर नहीं होता। रेन बताती है कि यूक ने जो आर्मर पहना हुआ है वो वॉरलॉक अटायर है जो फिजिकल और मैजिकल अटैक दोनों से बचाता है। इसमें और भी काफी खूबियां हैं। अब ये लोग इसी तरह चलते रहते हैं और थोड़ी ही देर में इनके सामने वो वाटरफॉल आ जाता है। वहां पहुंचते ही इन्हें कुछ आवाज आती है और यूक तुरंत ही कैमरेट को लाइव स्ट्रीम पर सेट कर देता है और फिर इनके सामने आता है वो मैजिकल बीस्ट ज़ारनाक। ये एक ऐसा हाई रैंक मैजिकल बीस्ट है जो नॉर्दर्न वेस्टलैंड या डंजन की गहराइयों में रहता है। इसे बीस्ट किंग भी कहा जाता है और यूक जानता है किंग की पार्टी इतने खतरनाक मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती। इसलिए वो कहता है, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम सभी भाग जाओ। और सिल्क, मेरी जगह पर लीडर की जिम्मेदारी तुम निभाओगी, सभी मेंबर्स को सेफ जगह तक पहुंचाना। वो मैजिकल बीस्ट इनकी ओर ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन मरीना भागने से इनकार कर देती है। सिल्फ भी वहां से नहीं भागती और रेन भी तुरंत अपनी इनकांटेशन करने लगती है। वो लड़कियां कहती हैं, हम यहाँ तुम्हें खतरे में छोड़कर नहीं भागेंगे। सो यूक कहता है, ठीक है, हम एक साथ इससे लड़ेंगे। जिसके बाद यूक इन सभी की फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट कर देता है। फिर मरीना उस पर हमला करने जाती है, लेकिन जब वो मॉन्स्टर हमला करता है तब उसका हमला रोकने में ही मरीना को बहुत दिक्कत होती है। वो मॉन्स्टर मरीना को दूर फेंक देता है। मरीना एक चट्टान से टकराती है। सो अगले ही पल में यूक उस मॉन्स्टर को शॉक देकर उस पर एक साथ 4 मल्टीपल स्पेल्स का यूज करता है, लेकिन इन चारों से व्यू से ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी मरीना भी उठकर खड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ अब यूक के पास बस एक ही ऐसा मैजिक बचा है जो इन्हें बचा सकता है। इसलिए वो मरीना से कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जिसके बाद वो उस स्पेल को कास्ट करना शुरू करता है। वहीं मरीना उस मॉन्स्टर से लड़ रही है और जंगल में होने की वजह से सिल्क की ताकत भी बढ़ गई है। वो भी जंगल के स्पिरिट से मदद मांग रही है और इस मॉन्स्टर को रोक रही है। मरीना और सिल्क एक साथ इस मॉन्स्टर पर हमला करना जारी रखती हैं। वहीं यू उस स्पेल को कास्ट करता रहता है और फिर वो एक साथ 5 प्रकार के मैजिक का यूज करता है। प्रीस्मैटिक मिसाइल, और ये हमला बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का होता है। यूक इस हमले को रिलीज करता है और ये हमला सीधा जाकर उस मॉन्स्टर में लगता है और यहीं यह एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूक अपने ग्रेट फाइट मैजिक प्रीस्मैस्टिक मिसाइल का यूज करता है और ये हमला सीधा उस मैजिक बीस्ट ज़ारनाक में जाकर लगता है। लेकिन शुरुआत में देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे यूक के उस हमले से ज़ारनाक को कुछ नहीं होता और अब तो यहाँ यूक भी बहुत ज्यादा थक चुका है और तभी ये ज़ारनाक इन पर हमला करने के लिए चाहता है। लेकिन अगले ही पल में उसके मुंह से बहुत सारा खून बहने लगता है और तभी रेन भी ग्रेट 5 मैजिक थंडर बोल्ट का यूज करती है, जिसमें आसमान से बहुत खतरनाक बिजली ज़ारनाक पर आकर गिरती है और इससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ज़ारनाक जिंदा था, जो देख यूक तुरंत मरीना को इस ज़ारनाक का सिर काटने को कहता है। जिसके बाद मरीना इसकी ओर दौड़ते हुए जाती है और तभी यूक भी अपने एक स्पेल क्रिटिकल वेपन का यूज करता है, जिससे मरीना की तलवार एक मैजिक प्लेट बन जाती है और फिर वो उस मैजिक बीस्ट की ओर जाकर उस पर अपना हमला करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से काले बादल छटते हैं और सूरज की किरणों के साथ ही द मैजिक बीस्ट ज़ारनाक खत्म हो जाता है। उसका सिर उसके धड़ से अलग हो चुका था। आखिरकार दोस्तों, इन सभी ने एक साथ मिलकर मैजिक बीस्ट ज़ारनाक को हरा दिया। जिसके बाद यूक लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोगों से कहता है, इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि राज्य में चारों ओर इन लोगों की ही लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और ये लाइव स्ट्रीमिंग साइमन भी देख रहा था और यहाँ पर यूक की टीम की बहुत तारीफ हो रही थी, जो देखकर साइमन को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी ओर हमारे यूक ने तो बहुत सारा माना खर्च कर दिया है, लेकिन उस मैजिक बीस्ट को हराने के बाद ये लड़कियां बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद यूक कहता है, तुम तीनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन हाँ, मैं बाद में तुम तीनों को लेक्चर दूंगा। पर तभी जेन कहती है कि लेक्चर तो मैं आपको दूंगी, आप हमें इस जगह से भगाकर अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाले थे, है ना? जिसके बाद मरीना और सिल्क भी कहती हैं कि वो दोनों भी कुछ शिकायतें करना चाहती हैं। जो बात सुन यूक कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार हम इस मैजिक बीस्ट से सिर्फ और सिर्फ लक के जरिए जीत पाए हैं। लेकिन अगले ही पल में वो तीनों यूक को घूरने लगती हैं
सो युग कहता है ठीक है, हम इस लाइव स्ट्रीम को अच्छे से रिव्यू करेंगे, ओके। जिसके बाद दोस्तों इनके सामने होती है एक बहुत ही खूबसूरत झील। और क्योंकि लड़ते हुए ये लड़कियां काफी ज्यादा गंदी हो गई हैं, इसीलिए युग इन तीनों से नहाने के लिए कहता है। और थोड़ा आराम करने के लिए युग दूसरी ओर जाकर एक कैंप लगाएगा। जिसके बाद हम इन तीनों को नहाते हुए देखते हैं। और दूसरी ओर यू जो कि कैंप लगाने की तैयारी कर रहा है, तभी वो यहाँ कहता है कैंपिंग अब पुरानी यादें ताजा हो गई। फिर हमें 6 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है जब युग को इन तीनों लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मिली थी और उनके मिशन के पूरा होते हुए इन्हें शाम हो जाती है। जाते वक्त युग कहता है कि तुम तीनों आराम से इस टेस्ट में पास हो जाओगी, लेकिन तुम तीनों को ही कहीं ना कहीं खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जैसे सिल्क तुम कुछ ज्यादा ही केयरफुल होती हो, मरीना तुम सिचुएशन को ना समझकर उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हो, और रेन तुम्हें खुद में थोड़ा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन जितनी तुम लोगों की काबिलियत है वो देखकर जरूर से तुम तीनों को डी रैंक एडवेंचरर लाइसेंस मिल जाएगा। जो बात सुन ये तीनों खुश हो जाती हैं। जिसके बाद ये सभी एक साथ मिलकर कैंप लगाते हैं और यहाँ मरीना कहती है कि वो डिनर बनाएगी। इन लोगों ने कुछ देर पहले एक रैबिट का शिकार किया था, उसी से मरीना रैबिट सूप बनाएगी। जिसके बाद रेन अपने मैजिक का यूज करके पानी को क्रिएट करती है और इसके बाद वो लकड़ियों में आग भी लगा देती है। और इन तीनों को एक साथ इतने अच्छे से काम करता हुआ देख युग मन में कहता है ये तीनों एक बहुत ही बेहतरीन पार्टी बनेगी और हो सकता है कि 2-3 सालों में ये थल्लर बाइक से भी आगे निकल जाए। मैं दुआ करूंगा कि तुम तीनों की ये एडवेंचरिंग जर्नी खुशियों से भरी रहे। और अब प्रेजेंट में युग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी उनकी पार्टी का एक हिस्सा बन जाऊंगा। जिंदगी में चीजों का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। अब इसके कुछ दिन बाद हम इन चारों को गिल्ड में देखते हैं, क्योंकि इन्हें गिल्ड मास्टर ने अर्जेंट बुलाया है। और शायद इसकी वजह मैजिक पीस सारनाग है, क्योंकि उसे हराने के लिए एक बी रैंक पार्टी लगती, लेकिन गिल्ड ने उस क्वेस्ट को एक टी रैंक पार्टी को दे दिया। हो सकता है कि सारनाग को हराने के लिए वो हमें शुक्रिया कहें, लेकिन साथ ही ये भी हो सकता है कि हमें कई बातें सुनने को मिल जाएं। और तभी वहां आते हैं फिनिस एडवेंचर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर फैनबुड। उनके साथ मामर भी थी। और फिर वो इन चारों के पास आते हैं और फिर जरा गुस्से में युग से कहते हैं मुझे सारी जानकारी डिटेल में दो। युग कहता है मैं सब कुछ पहले ही डिटेल में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। बैनबुड कहते हैं मैं उस लाइव स्ट्रीमिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस मैटर पर तुम्हारे विचार क्या हैं। सो अब युग कहता है मिस्टर वैनबुड हम पर इस तरह तीखी नजरों से दबाव डालना बंद कीजिए। से ये तीनों डर रही हैं, और अगर आपको बात सिर्फ मुझसे ही करनी थी तो आपको सिर्फ मुझे बुलाना चाहिए था ना। तभी सिल्क युग से कहती है आप इस तरह गिल्ड मास्टर से बात मत कीजिए। लेकिन तभी गिल्ड मास्टर अच्छे से कहते हैं मैं देखकर खुश हूँ कि अब तुम पहले के जितने विनम्र नहीं रहे। युग कहता है वैसे आप ऐसा चेहरा क्यों बनाते हैं जैसे देखकर लोग डर जाएं। फिर इसके बाद ये सभी बैठ जाते हैं और अब गिल्ड मास्टर पूछते हैं तो अब बोलो युग तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। युग कहता है ये शायद से ओवरफ्लो है और इसे तुरंत इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि मामर गिल्ड मास्टर के कहने पर एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन क्वेस्ट गिल्ड में रख देती है। तभी महीना पूछती है कि ओवरफ्लो क्या है। युग बताता है कि जब खतरनाक मॉन्स्टर्स डंजन की गहराइयों से बाहर निकलने लगते हैं तब इसे ओवरफ्लो कहते हैं। ओह तो ये है ओवरफ्लो, अब तक तो हम सिर्फ एक ही ओवरफ्लो को जानते थे। बैक टू द स्टोरी। तभी गिल्ड मास्टर बताते हैं कि डंजन में जो माना होता है वो मॉन्स्टर्स को डंजन में ही कैद रखता है, पर कभी कभार उस माना में कुछ दरारें पड़ जाती हैं और मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर निकलने लगते हैं। और अगर ये बात सच हुई कि ओवरफ्लो हुआ है तो मॉन्स्टर्स चारों ओर हड़कंप मचाने लगेंगे, जिसे स्टैम्पीड कहते हैं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर कहते हैं हम ये इन्वेस्टिगेशन संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ कि आप सबको एक बहुत ही बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। जिस पर ये तीनों लड़कियां कहती हैं आप माफी मत मांगिए, युग के हमारे साथ होने की वजह से हमें वहां कोई भी दिक्कत नहीं हुई। पर तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं मैंने खुद वो लाइव स्ट्रीमिंग देखी, युग के अलावा तुम तीनों भी बहुत काबिलियत रखती हो और यही काबिलियत देखकर मैं तुम सभी को सी रैंक में प्रमोट करना चाहता हूँ। जो बात सुन ये लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन युग को हम थोड़ा परेशान देखते हैं। सो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि इसका फैसला सभी गिल्ड ब्रांचेस ने एक साथ लिया है और आखिर इनकी पार्टी में एक ए रैंक एडवेंचरर युग जो है। युग कहता है माफ करना पर मैं बी रैंक हूँ। गिल्ड मास्टर कहते हैं मैंने अपनी आंखों से तुम्हें पीस मैस्टिक मिसाइल इस स्थल का यूज करते हुए देखा। ये एक नए टाइप का मैजिक है जिसका इस्तेमाल अभी तो कोई और नहीं कर सकता, और इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस युग, आज से तुम एक ए रैंक एडवेंचरर हो। जो सुन युग को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, पर ये तीनों उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती हैं।
जिसके बाद ये चारों रेस्टोरेंट में आकर अपनी इसी जीत का जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि अब ये तीनों लड़कियां सी रैंक में आ चुकी हैं और युग ए रैंक पर, और इनके मिशन से इन्हें काफी बड़ा रिवॉर्ड भी मिला है, जो कि इन चारों को इनका खुद का बेस खरीदने में बहुत मदद आएगा। ये तीनों लड़कियां देखकर हैरान हो जाती हैं कि ये थैली तो तूले के सिक्कों से चमक रही है। युग बताता है कि ये एक बी रैंक क्वेस्ट था, जिस वजह से इनका रिवॉर्ड भी बढ़ा है। साथ ही युग ने उस मैजिक 20,000 लाख की जो बॉडी थी वो भी काफी अच्छे दाम पर बेच दी है। लेकिन तभी सिल्क देखती है कि इस पोटली में सिक्कों के अलावा कुछ और भी होता है, जिस पर युग का नाम लिखा था। युग देखता है कि ये गिल्ड मास्टर की ओर से एक अपॉलॉजी लेटर है और इसमें होता है एक रैंडॉल प्लैटिनम कॉइन। और सिल्क के ये सारे पैसे गिनने पर सिल्क बताती है कि अब इनके पास इतने पैसे हो गए हैं कि ये अपना बेस खरीद सकें। पर साथ ही सिल्क ये भी कहती है कि ये सब सेंसे की वजह से हो पाया है, हम अपनी दम पर तो ये कभी नहीं कर पाते। सो युग कहता है कि सिल्क, अब मैं हमारी क्लोवर पार्टी का लीडर हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे कोई अलग शख्स समझने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ वो अपनी पार्टी के लिए कर रहा हूँ, और मेरी जो भी कमाई होगी वो हमारी पार्टी की होगी, और हमने ये पैसे एक साथ कमाए हैं, इसीलिए चलो अब जश्न मनाते हैं। अब ऐसे ही रात हो जाती है और यहाँ रेन युग से पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या है, क्योंकि अब हमारा एक गोल पूरा होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब हम एक नया गोल सेट करें। युग बताता है कि उसका सपना एक्रोमैटिक डार्कनेस टेंशन का सबसे डीपेस्ट फ्लोर पार करना है। लेकिन ये बात जान इन तीनों को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस डंजन में एक एबिस गेट है, एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए आप अंडरवर्ल्ड तक पहुंच सकते हो। और दोस्तों, युग अंडरवर्ल्ड में नहीं जाना चाहता, बल्कि असल में वो तो अपनी आंखों से इस दुनिया के आखिरी कोने को देखना चाहता है, क्योंकि युग के एक अंकल थे जिनकी युग बहुत इज्जत करता था, क्योंकि वो इस एक्रोमैटिक डार्कनेस टेंशन की गहराई में गए थे, पर वो उसे पार नहीं कर सके। लेकिन जब मैंने उनकी कहानी सुनी तब मेरा दिल भी डंजर की उस गहराई तक पहुंचने के लिए करने लगा। जो बात से मरीना कहती है तो ठीक है, हम वहां जाएंगे और उसकी लाइव स्ट्रीम करेंगे। लेकिन युग बताता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक्रोमैटिक डार्कनेस टेंशन में जाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। साथ ही वहां जाने के लिए आपकी पार्टी का ए रैंक होना जरूरी है। पर युग का सपना जान सिल्क कहती है कि आपका सपना तो बहुत ही फैंटास्टिक है। रेन कहती है अब यही हमारा नेक्स्ट गोल होगा। तभी मरीना खड़ी होकर कहती है हम आपके सपने को सच करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। और अब तो भैया इन तीनों लड़कियों की आंखों में बहुत चमक आ गई है, जो देख युग भी अब इनसे कुछ नहीं कह पाता। और अब वो कहता है कि ठीक है, एक दिन हम सभी एक साथ एबिस गेट को देखेंगे। और फिर ये चारों चीयर्स करते हैं। वही अगले दिन हम फिर से देखते हैं कि गिल्ड में बस क्लोवर पार्टी की लाइव स्ट्रीमिंग ही चल रही है, जो अब एक नया मिशन कर रहे थे, जहां हम देखते हैं कि युग की पार्टी एक मॉन्स्टर को हराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा सा कर्स हैंड होता है। सिल्क अपने मैजिक का यूज करके इस हाथ को जकड़ लेती है, और फिर रेन लाइटनिंग मैजिक का यूज करके इस हाथ पर हमला करती है, जिसके बाद युग एक स्क्रूल मैजिक का यूज करता है, जिससे जमीन से नुकीले कांटे निकलकर इस हाथ में घुस जाते हैं। और इसी तरह ये सभी एक साथ मिलकर इसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। और आखिर में युग कहता है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए शुक्रिया। और अब इनकी पार्टी कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होती जा रही है, जो देख साइमन को काफी गुस्सा आ रहा था। यहाँ बैरी कहता है युग उस लो रैंक पार्टी में जाने के बाद कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है। तभी साइमन बताता है कि कुछ वक्त पहले युग ए रैंक पर प्रमोट हो चुका है, और यहाँ मैं युग के बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन हमारी पार्टी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमारे साथ जो भी नया मेंबर जुड़ता है वो ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाता। और दोस्तों, अब जेनी भी इनके साथ ज्यादा टाइम रहती नहीं, यहाँ तक कि जब ये किसी मिशन को करने जाते हैं तब जेनी की वजह से अब इन्हें दिक्कत होने लगी है। दूसरी ओर हम जेनी को देखते हैं जो कि एक अंधेरे कमरे में युग की लाइव स्ट्रीमिंग को देख रही थी। जिसके बाद हम बैरी को देखते हैं जो एक मेट से पीने के लिए और शराब मंगवाता है, और फिर साइमन से कहता है हम उसे वापस आने के लिए क्यों नहीं कहते, क्योंकि मुझे अब लगता है कि उसी की वजह से हमारी पार्टी एक साथ रहती थी। कैमिलिया भी कहती है कि जब वो हमारे साथ था तब हमारे क्वेस्ट भी फेल नहीं होते थे। सो अब यहाँ साइमन भी कह देता है कि शायद से वो सच में हमारे लिए काफी काम का था। बैरी कहता है पैसे की कमी की वजह से उसने हमारी पार्टी को छोड़ा, हम जैमी के हिस्से का कुछ पैसा उसे देने लगेंगे, क्योंकि अब जैमी हमारे लिए इतनी काम की नहीं रही। साइमन कहता है तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद हम टाउन में रात के वक्त युग और उसकी पार्टी को उनके मिशन से वापस आता हुआ देखते हैं, और क्योंकि ये सभी चलकर आए हैं इसीलिए इन सभी को रात हो गई है। लेकिन इन लड़कियों को वक्त का पता भी नहीं चला, क्योंकि युग इन्हें अपने मिशन की कहानियां सुनाते हुए आ रहा था। वैसे अब इन्हें गिल्ड में जाकर
अपने क्वेस्ट के कंप्लीट होने की रिपोर्ट गिल्ड में देनी होगी। लेकिन तभी वलीना कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि यूक आप और मिस मामर एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही जचते हो। यूक कहता है, मैं उसे बहुत वक्त से जानता हूँ, वो गिल्ड में सारे एम्प्लॉयज में सबसे ज्यादा सिंसियर है। और इसके अलावा तुम सभी मामर के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो तब तुम्हें अपने पेरेंट्स की जनरेशन के एडवेंचरर्स से उसके बारे में पूछना चाहिए। पर तुमने मेरे और मामल के बारे में ऐसा क्यों कहा? रेन कहती है, क्योंकि मरीना जेलस है। मरीना कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही ये लोग गिल्ड के पास पहुंचते हैं, वहां यूक का इंतजार कर रहा था साइमन। उसे देख यूक इन तीनों को गिल्ड में पहले अंदर जाने को कहता है। अब इन तीनों के यहाँ से जाने के बाद यूक पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो साइमन? साइमन कहता है, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ, चलो पीते हुए बात करते हैं। लेकिन यूक वहां से ये कहकर जाने लगता है कि माफ करना, मैं काफी थका हुआ हूँ। और तभी साइमन उसे रोक कर कहता है, कैसा रहेगा अगर तुम थंडर पाइक में वापस आ जाओ? और दोस्तों, इनकी ये बातें ये तीनों लड़कियां दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही हैं। साइमन यहाँ कहता है, यूक मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम्हारा सपना क्या है वो भी जानता हूँ। तुम हम सभी के साथ इस दुनिया के आखिरी कोने में जाना चाहते थे लो, और अब तुम भी एक ए रैंक एडवेंचरर बन चुके हो। अगर तुम वापस थंडर पाइक में आना चाहते हो तो मैं इसके लिए राजी हूँ। लेकिन यूक कहता है, माफ करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अब मैं क्लोवर का लीडर बन चुका हूँ। और इसके अलावा तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी पार्टी में वापस आ जाऊं? तुमने तो कह दिया था ना कि मेरे बगैर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। साइमन कहता है, नहीं, तुम्हारे बिना हमें बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थंडर पाइक में वापस आ जाओ और अपनी जिम्मेदारियां फिर से उठाओ। पर यूक कहता है, इतने लंबे वक्त तक मेरी बेइज्जती करने के बाद तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? भले से ही हम बचपन से दोस्त हैं, लेकिन मैं अब थंडर पाइक में वापस नहीं आने वाला। साइमन कहता है, वो लो रैंक की लड़कियां बस आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हैं। पर यहाँ से जाते हुए यूक कहता है, इस्तेमाल तो मेरा तुम लोग कर रहे थे। अब यूक के ऐसे बर्ताव से साइमन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ साइमन पर साला की नजर पड़ जाती है। अब भैया यहाँ इन तीनों ने इनकी पूरी बातें सुन ली है। मरीना यूक से चिपक कर कहती है, क्या तुम हमें छोड़ दोगे? यूक कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद वो इन्हें सही से समझाता है, मैं क्लोवर पार्टी का लीडर हूँ, मैं इस पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकता। जो बात सुन ये लड़कियां खुश हो जाती हैं, और इसके बाद ये अपने मिशन के कंप्लीट होने की रिपोर्ट को मिस मामर को देने के लिए यूक को इस तरह खींच कर ले जाने लगती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में यूक इन सभी को बताता है कि इन्हें अर्थियस की ओर से एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है। दोस्तों, अर्थियस क्वाल्टो में मौजूद सबसे बड़ी इक्विपमेंट वर्कशॉप है और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं। यही जानकर सिल्क पूछती है कि उन्होंने आखिर हमें क्यों चुना। जो सुन आइक उन्हें एक पेपर दिखाता है जिस पर लिखा था कि अ न्यू स्टाइल फॉर लेडी एडवेंचरर्स। यूक बताता है कि तुम तीनों उनके द्वारा बनाए गए लेटेस्ट आर्मर को पहनकर डंजन में जाओगी और मॉन्स्टर्स से फाइट करोगी, जिससे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उनके इक्विपमेंट प्रमोट हो पाएंगे। यानी कि ये तीनों यहाँ मॉडल्स की तरह काम करेंगी। और क्योंकि इस बारे में इन्हें यूक बता रहा है, इसीलिए ये तीनों ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाती हैं। साथ ही अर्थियस के द्वारा दिए गए जिन आर्मर को पहनकर ये डंजन में जाएंगी वो आर्मर इन्हीं के हो जाएंगी, यानी कि इन्हें रिवॉर्ड के पैसे और आर्मर दोनों ही मिल जाएंगे। इसीलिए अब द क्लोवर का नेक्स्ट क्वेस्ट है अर्थियस के द्वारा दिए गए आर्मर को पहनकर डंजन में जाना। और जिस डंजन में ये लोग जाने वाले हैं वो थोड़ा दूर है, लेकिन क्वाल्टो में अर्थियस के ही पास है, द आयरन र्यून्स डंजन। जिसके बाद हमें उस डंजन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर यूक आ चुका था। दोस्तों, यूक थंडर पाइक के साथ यहाँ उसके शुरुआती दिनों में आ चुका है। तभी वहां पर अपने नए कॉस्ट्यूम पहनकर ये तीनों लड़कियां भी आ जाती हैं। सबसे पहले हम सिल्क का आर्मर देखते हैं, फिर मरीना का और फिर रेन का। ये तीनों पूछती हैं, ये हम पर कैसे लग रहे हैं? यूक कहता है, तुम तीनों इनमें बहुत प्यारी लग रही हो। जो बात सुन ये तीनों खुश हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ सिल्क को उसका नया धनुष भी मिला है। साथ ही मरीना का आर्मर काफी मजबूत और काफी हल्का है। साथ ही रेन को उसकी ये नए आर्टिफैक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। तभी मरीना कहती है कि ये आर्मर देने के अलावा वो हमें पैसे भी देंगे। अर्थियस कितने अच्छे हैं। यूक कहता है, हाँ, लेकिन पहले हमें इस क्वेस्ट को पूरा करना होगा और इस बार हम अपने क्वेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग अर्थियस को देंगे। अब ये सभी डंजन में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ यूक देखता है कि जो रेन है उसका मूड सही नहीं है। जिसके बाद ये सभी डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये डंजन ज्यादा पुराना नहीं है और इसमें सिर्फ 4 फ्लोर्स हैं। लेकिन ये डंजन पूरा मेन डंजन नहीं है, बल्कि एक रास्ता इसे एयू ड्रेड
अबैंडन्ड सिटी डंजन से जोड़ता है और वो रास्ता बिल्कुल इसकी गहराई में है और इनके क्वेस्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्हें अबैंडन्ड सिटी डंजन तक पहुंचना है और इस डंजन में नीचे जाने के लिए इन्हें सीढ़ियों से जाना होगा। तभी मरीना कहती है कि एक रस्सी के जरिए सीधा नीचे जाना बेहतर रहेगा, हम जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे। ये बात सुन यूक जमीन पर से पत्थर उठाकर उसे नीचे की ओर फेंकता है और थोड़ा नीचे जाते ही वो पत्थर अपने आप ही चकनाचूर हो जाता है, जिसका मतलब दोस्तों इस डंजन में शायद कोई ऐसी फोर्स है जो इन्हें सीधे नीचे नहीं जाने देगी। इसीलिए यूक कहता है चाहे कुछ हो जाए नीचे गिरना मत। मरीना और सिल्क कहती हैं ठीक है, लेकिन किसी बात पर रेन का मूड अभी भी खराब था। जो देख यूक पूछता है कि क्या हो गया रेन, तुम किसी बात पर गुस्सा लगती हो। जो बात सुन सिल्क और मरीना कहती हैं आप एक लड़के के दिल को समझते नहीं हैं सन से। तभी यूक नोटिस करता है कि रेन ने अपने आर्मर के साथ मैचिंग के लिए नए रंग की रिबन पहनी है और इसीलिए वो कहता है कि ये रिबन तुम पर बहुत सूट कर रही है, यू लुक वेरी क्यूट। जो बात सुन रेन शर्म आ जाती है और शर्म के मारे यूक के सीने से लग जाती है। जो देख ये दोनों कहती हैं ओह देखो तो शर्म के मारे चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं और तभी यहाँ यूक को सामने एक ट्रैप नजर आता है। जो देख यूक अपने पास से एक कोई बड़ी सी डंडी निकालता है और उससे इस ट्रैप को टच करता है। उसके ऐसा करते ही ये ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और हम देखते हैं कि चारों ओर से नुकीले भाले निकल आते हैं। इस ट्रैप में अगर कोई फंसता तब उसका बचना मुश्किल था। यूक कहता है चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये ट्रैप देखकर ही ये तीनों बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी। जिसके बाद ये चारों इन भालों से बचते हुए इनसे निकलने लगते हैं और इसी तरह ये चारों बचते बचाते दूसरी ओर आ जाती हैं। यूक कहता है सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता बस आगे ही है, इसीलिए हम खाना खाने के लिए थोड़ी देर यहीं रुकेंगे। तभी रेन पूछती है खाने में क्या है। यूक कहता है कुछ ऐसा जो तुम्हें काफी पसंद आएगा। जो सुन महीना कहती है ओह तू सिर्फ रेन की पसंद का, मेरी पसंद का नहीं है। ये देख यहाँ यूक हंसता है, लेकिन अगले ही पल में यूक चौकन्ना हो जाता है। जो देख ये तीनों भी अपने हथियारों के साथ तैयार हो जाती हैं क्योंकि यहाँ इनके सामने कुछ ऑर्क्स आ चुके थे और उसको देख सिल्क अपना आप आंखों कर उन पर हमला करने ही वाली थी। पर तभी यूक कहता है सिल्क मैं जानता हूँ कि ऑर्क्स एल्व्स के जानी दुश्मन होते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हें शांत होना होगा। सिल्क कहती है ठीक है, लेकिन हम एक भी ऑर्क को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। अब यहाँ 4 ऑर्क होते हैं जिन्हें देख लग रहा था कि ये लो रैंक सोल्जर्स हैं, यानी कि सी रैंक मॉन्स्टर्स। यूक कहता है हम पहले इन पर हमला करेंगे और वो सभी को उनका काम समझा देता है। जिसके बाद यूक फिजिकल इंचेंट का यूज करता है जिससे इन चारों की ही फिजिकल एबिलिटीज इंप्रूव हो जाती हैं और यहाँ ये तीनों बिल्कुल तैयार थे। तभी रेन इनकांटेशन करना शुरू करती है और इनकांटेशन के पूरा होते ही वो ग्रेड 5 मैजिक फायर बॉल का यूज करती है और इस हमले के लगते ही वो चारों ऑर्क आग में जलने लगते हैं। तभी यूक एक स्कूल निकालता है और इससे रॉक ब्लास्ट नाम का एक स्पेल कास्ट करता है जिससे हवा में बड़े बड़े पत्थर क्रिएट हो जाते हैं जो इन ऑर्क के ऊपर गिरने लगते हैं और जो भी और बचकर भागने की कोशिश करता है उस पर सिल्क तीरों से हमला करती है और इस तरह 2 ऑर्क मारे जाते हैं। जिसके बाद बाकी के 2 ऑर्क पर यूक पैरालाइज स्पेल का यूज कर देता है। जिसके बाद मरीना उन पर हमला करने जाती है और फिर अपनी मैजिक ब्लेड के यूज से उनमें से एक ऑर्क को बीच में से काट कर खत्म कर देती है और आखिरी ऑर्क पर सिल्क तीरों से हमला करके उसे और भी ज्यादा कमजोर कर देती है। जिसके बाद मरीना उस ऑर्क पर भी अपनी मैजिक ब्लेड से हमला करके उसे भी खत्म कर देती है। इसी तरह ये चारों इन ऑर्क को हरा देते हैं और यूक इन मरे हुए ऑर्क के पास से एक कोई स्टोन जैसी चीज उठाता है और तभी सिल्क अपना आपा खो देने के लिए यूक से माफी मांगती है। ऑर्क को देखकर ही सिल्क का अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता। यूक कहता है कोई बात नहीं, आखिर तुम एक एल्फ हो और ऑर्क तुम्हारे जानी दुश्मन है। सिल्क कहती है लेकिन मैं तो एक डार्क एल्फ हूँ। यूक कहता है हे ऐसा लोगों का कहना है कि डार्क एल्फ्स ने एल्व्स की दूसरी प्रजाति को धोखा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सच है और इसके अलावा हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके अलावा जिस तरह रेन आर्टिफैक्ट्स की दीवानी है उसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि वो एक ड्वार्फ है और उसकी इस बात पर ये सभी हंसने लगते हैं। और तभी मरीना यूक को एक स्क्रूल ला कर देती है जो उसे ऑर्क के पास से मिला। यूक उस स्क्रूल को देखता है और बताता है कि भले ही ये थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन ये मेमोरेंटम ऑफ रेवलेशन है। ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट होता है जो हिडन एबिलिटीज को अनकवर कर देता है और यूक इसे बेचने वाला नहीं है, बल्कि वो इसे रिपेयर करके अपने पास रखेगा और रिपेयर होने के बाद ये इन तीनों लड़कियों में से किसी के भी काम आ सकता है। जो भी इसे यूज करेगा या तो उसे कोई नई स्किल मिल जाएगी या फिर कोई सेकंड जॉब
जो बात सिल्क कहती है अब तो ये मरीना के लिए ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस वक्त उसके पास सिर्फ एक जॉब है। उसकी बात से रेन भी एग्री करती है। जो बात सुन मरीना कहती है, क्या मुझे सच में एक सेकंड जॉब मिल पाएगी? क्योंकि टेम्पल के लोग कहते हैं कि जो स्वॉर्ड मेज होते हैं उन्हें सेकंड जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो यूग कहता है कि भले से ही तुम्हें कोई सेकंड जॉब ना मिले, पर तुम कोई हिडन एबिलिटी तो डिस्कवर कर ही लोगी। खुश होकर महीना कहती है, जैसे एक दुल्हन बनना। युग कहता है कि यह कोई एबिलिटी नहीं होती, लेकिन ये बात सुन ये दोनों हक्की बक्की हो चुकी हैं। तभी इनके सामने एक ट्रेजर आ जाता है, जिसके बाद ये सभी एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं और यहीं खाना खाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि उस ट्रेजर में एक मैजिक बैग मिला है और ये रेन को दे दिया गया है, जिसे पाकर रेन बहुत खुश होती है। और रेन को ये बैग सभी की सहमति से दिया गया है। अब मरीना और सिल्क को नई चीजें मिल चुकी हैं, तो अगली बार इन्हें कोई भी ट्रेजर मिलेगा तब वो सिल्क को दिया जाएगा। जो बात सुन सिल्क कहती है, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया सेंसे। अब यहाँ से निकलने से पहले ये सभी चेक करते हैं कि अब तक इन्होंने किन किन चीजों का यूज कर लिया है। जैसे युग ने एक स्क्रूल का यूज कर लिया है, सिल्क ने 5 तीरों का यूज किया है और अब उसके पास 20 तीर हैं। मरीना बिल्कुल टिप टॉप होती है, ताकत से भरी हुई। वहीं खाना खाने के बाद रेन का माना भी पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है, जिसके बाद ये अपने क्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम इन सभी को 3rd फ्लोर पर देखते हैं और यहाँ युग सभी को चौकन्ना रहने को कहता है, क्योंकि कभी भी कोई भी मॉन्स्टर इन पर हमला कर सकता है। युग यहाँ बताता है कि उसने सुना था कि अबैंडन्ड सिटी डंजन के दरवाजे के पास एक बॉस मॉन्स्टर है, लेकिन पिछले 10 सालों में उसे कभी देखा नहीं गया। और ऐसे ही चलते हुए ये लोग 4th फ्लोर पर आ जाती हैं और यहाँ युग इन्हें बताता है कि उस दरवाजे के पास पहरेदार के रूप में मल्टीपल शैडो स्टॉकर्स होते हैं, लेकिन आज तक युग ने खुद कभी कोई शैडो स्टॉकर नहीं देखा। लेकिन हाँ, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे काले होते हैं, जिनकी आंखें काफी चमकीली होती हैं। तभी मरीना इशारा करके कहती है, उसकी तरह क्या दोस्तों, इनके ऊपर एक शैडो स्टॉकर था। अब किसी भी शैडो स्टॉकर को पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखा गया, और क्योंकि ये इनसे थोड़ा ऊपर होता है, इसीलिए युग को लगता है कि ये नीचे नहीं आ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये लोग कूदकर नीचे नहीं आ सकते। जैसा हमने देखा था, वो पत्थर चकनाचूर हो गया था, पर अगले ही पल में वो शैडो स्टॉकर छलांग मारता है और डंजन की उस इनविजिबल दीवार को तोड़ता हुआ नीचे आ जाता है, जो देखकर युग तुरंत एक स्कूल निकाल लेता है, जिससे इन सभी की बॉडी और वेपन इंचेंट हो जाती है। मरीना अब हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन तभी ये शैडो स्टॉकर अपना एक हमला करता है और इस हमले से मरीना का बैरियर टूट जाता है और मरीना दूर जाकर गिरती है। युग देखकर हैरान हो जाता है कि इसके एक हमले ने उसके मल्टी इंचेंट बैरियर को तोड़ दिया, जिसके बाद रेन मरीना के पास आकर उसके जख्मों को हील करने लगती है। और इतनी देर के लिए युग और सिल्क शैडो स्टॉकर का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी ये शैडो स्टॉकर फिर से इनकी ओर हमला करता है। सो युग इस बार प्रोटेक्शन स्पेल का यूज करता है, लेकिन शैडो स्टॉकर के हमले से युग का ये बैरियर भी टूट जाता है। युग समझ चुका था कि ये काफी आसानी से मैजिक बैरियर्स को तोड़ सकता है। सो अब युग ब्लिंक शैडो का यूज करके इस शैडो स्टॉकर के हमले से बचकर इसके पीछे आकर एक साथ अपनी स्वॉर्ड पर मल्टीपल स्पेल्स को कास्ट करके इस पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक ये शैडो स्टॉकर डार्क मैजिक कास्ट कर देता है और इस डार्क मैजिक की वजह से युग की आत्मा घायल होती है और फिर उसका शरीर वहीं गिर पड़ता है, जिसके बाद वो शैडो स्टॉकर फिर से इन पर डार्क मैजिक का यूज करता है। लेकिन इस बार रेन होली शील्ड का यूज करके उसके हमले को रोकती है और फिर सिल्क अपने मैजिक का यूज करके इस पर हमला करने की कोशिश करती है। उतनी ही देर में रेन युग को हील करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो सांस ही नहीं ले रहा था। तभी सिल्क पर पीछे से आकर वो शैडो स्टॉकर हमला करता है। फिर मरीना शैडो स्टॉकर पर हमला करने जाती है और यहाँ रेन उसकी स्वॉर्ड को इंचेंट कर देती है, जिसके बाद मरीना उस शैडो स्टॉकर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हमले से बच जाता है। जिसके बाद रेन शैडो स्टॉकर पर आइस मैजिक से अटैक करती है, लेकिन रेन के हमले से बचकर शैडो स्टॉकर मरीना के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है और इसके बाद वो तुरंत ही रेन को भी घायल कर देता है। और अब सिर्फ सिल्क बची थी, जिस पर वो मल्टीपल डार्क मैजिक से हमला करने वाला था और फिर एक साथ चारों ओर से सिल्क के ऊपर डार्क मैजिक से हमला होता है। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि एक लाइट शील्ड सिल्क को प्रोटेक्ट कर लेती है और ऐसा किया होता है युग ने, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसका ये स्क्रोल जल चुका है और अब वो गुस्से में आ चुका है। जिसके बाद युग एक साथ 5 मल्टीपल स्पेल्स का यूज करके इस शैडो स्टॉकर को चकर लेता है और फिर ग्रेविटी से इसे दबाने लगता है। जितनी देर में
ये तीनों भी पूरी तरह से हील हो चुकी थी। जिसके बाद सिल्क अपने मैजिक से इस शैडो को जकड़ लेती है। फिर मरीना अपनी मैजिक प्लेट से इस शैडो पर एक डायरेक्ट अटैक करती है। जिसके बाद रेन एक होली मैजिक का यूज करके इस काली परछाई यानी शैडो को पूरी तरह से खत्म कर देती है। एक साथ मिलकर इन्होंने इस शैडो स्टॉकर को भी हरा दिया। अब युग को सही सलामत देख मरीना तो खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। जो देख रेन कहती है, युग तुम्हें मरीना को इतने कस के गले नहीं लगाना चाहिए। युग कहता है, मेरे हाथ खुले हुए हैं, मैं कहां से गले लगा रहा हूं। फिर इसके बाद युग इन तीनों को शुक्रिया कहता है क्योंकि इन तीनों के बिना वो इस शैडो स्टॉकर को कभी नहीं हरा पाता। जिसके बाद युग के पूछने पर रेन उस शैडो स्टॉकर के बारे में कहती है, वो एक ऐसी काली ताकत थी जिसे इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और ये सिचुएशन देखकर लग रहा है कि ये भी एक ओवरफ्लो है। सिल्क पूछती है, अब हम क्या करें सेंसर। युग कहता है, पहले हम अपना क्वेस्ट पूरा करेंगे और क्वेस्ट के पूरा होते ही हम क्वाल्टो में मौजूद एडवेंचरर्स गिल्ड में इसकी रिपोर्ट देंगे। पर तभी रेन युग के पास जाकर उसके जख्म को ठीक करने लगती है और इसके बाद कहती है कि तुम्हें सब कुछ अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक टीम हैं और हम ये एक साथ करेंगे। युग कहता है, ठीक है। जिसके बाद ये सभी बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या यूज किया है। मरीना और सिल्क बिल्कुल ठीक होते हैं। रेन ने अपना थोड़ा माना खर्च कर दिया है, जो जान युग उसके माना को रिप्लेनिश कर देता है और फिर इसके बाद ये सभी पहुंच जाती हैं आयरन ह्यूज डंजन के सबसे डीप पार्ट में, जहां इन्हें एक दरवाजा मिलता है और ये दरवाजा एयू ड्रेड अबेंडेंट सिटी डंजन के साथ जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अबेंडेंट सिटी डंजन एक ऐसी जगह थी जहां पर पहले लोग रहा करते थे और अब इस डंजन में क्या है इसका पता लगाना इन्हीं चारों का काम है, क्योंकि ये एडवेंचरर्स हैं और ये भी हो सकता है कि इस डंजन की गहराई में इन्हें कोई एविस गेट मिल जाए। रेन बताती है कि कुछ लोगों के मुताबिक एविस गेट ऐसे आर्टिफैक्ट होते हैं जिनको एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था, जिससे वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सके। अब इनके इस दरवाजे को छूते ही इनका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेस्ट के कंप्लीट होते ही हमें क्वाल्टो एडवेंचरर्स गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि युग अपने क्वेस्ट की रिपोर्ट देकर आ चुका है और सारा दिन इतना सारा काम करने के बाद भी युग थका नहीं होता। वैसे युग ने गिल्ड में इनके क्वेस्ट के कंप्लीट होने की रिपोर्ट, साथ ही जो वीडियो इन्होंने रिकॉर्ड किया उसमें दिखाकर युग ने गिल्ड को शैडो स्टॉकर के बारे में भी बता दिया है, जिस मैटर के चलते इनसे पूछताछ की जा सकती है। इसीलिए अब ये चारों 2 दिनों तक क्वाल्टो में ही रहेंगे। जो बात जान मरीना कहती है, क्यों ना हम सभी एक साथ डेट पर चले, ऐसा करके ये सभी इस टाउन में भी घूम लेंगे। इस बात से सिल्क और रेन भी सहमति जताती हैं। युग कहता है, ठीक है, कल हम सभी इस टाउन को घूमने चलेंगे। तभी मरीना कहती है, मैं तो इस जगह का स्वादिष्ट खाना खाना चाहती हूँ। जिसके बाद सिल्क और रेन भी युग को पकड़कर अपने पसंद की बात कह देती हैं कि वो क्या करना चाहती हैं। जो सुन युग कहता है, इतनी सारी जगह घूमने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा और मैं काफी अच्छे से प्लान बना दूंगा, क्योंकि जब मैं दूसरों को सपोर्ट करने का काम करता था तब मैं ही बेस्ट प्लान्स बनाता था। और भाई, युग की ऐसी शक्ल देख ये तीनों उस पर हंसने लगती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और क्या तुम्हें इसका अगला पार्ट चाहिए। साथ ही चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लो। साथ ही मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इन द एंड, सायोनारा।